हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि अपना चैप्टर चल रहा था सरल रेखा में गति। इसका पार्ट 1 हो गया है, इसका पार्ट 2 अब आया है। तो कल जैसा कि हम आपको बता दें कि कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। कल मैंने पढ़ाया था दूरी। कल मैंने आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, मतलब ये सारी चीजें हमने कल आपको बताई थी। वेग बताया था, उसके बाद गति के जो समीकरण होते हैं, 3 समीकरण बताए थे मैंने। पहला समीकरण क्या बताया था? v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा बताया था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या बताया था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। आज इसी टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे आपको बताते हैं। पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो गति के समीकरण होते हैं, एक ये क्या होता है, गति के समीकरण जो होते हैं एक सीधी रेखा के लिए होते हैं। जैसे मतलब कोई वस्तु यहाँ से ये सीधी ऐसे चल रही हो, या फिर कोई वस्तु ऊपर की ओर चल रही हो, या फिर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, या फिर कोई वस्तु इधर से इधर जा रही हो, दाएं से बाएं जा रही हो या बाएं से दाएं आ रही हो, मतलब एक सीधी रेखा में चल रही हो। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर वो सीधी रेखा पे चल रही है तो वहां पे गति के समीकरण लागू होते हैं। तो गति के समीकरण क्या होते हैं? पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या होता है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है। ये होते हैं गति के 3 समीकरण। चौथा समीकरण भी बताया था, वो दोनों को हल करके जो निकलता है वो मेन होता है, लेकिन उसको क्या होता है, वो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब के लिए होता है। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है जब वस्तु कोई, मान लो जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, मतलब यहां से जैसे मान लो ये प्रारंभ बिंदु हो गया और ये लास्ट बिंदु हो गया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो। तो पहले ये देखो सीधी रेखा पे ही तो चल रही है ना। मतलब अगर सीधी रेखा में चल रही है तो वहां पे कौन सा नियम लगेगा? गति का नियम लगेंगे। तो गति के कितने नियम बताए मैंने? गति के 3 नियम बताए। तो ये तीनों नियम, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर भी जा रही हो तो भी नियम लगेगा, सीधी रेखा पे चल रही हो तो भी लगेगा, ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है तो भी गति के तीनों नियम लगेंगे। लेकिन अगर वस्तु ऊपर जा रही है, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो गति के समीकरण में थोड़ा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, आओ ये मैं बताता हूँ आपको। जब कोई वस्तु अगर अच्छा ऊपर फेंकी जाती है तो वो वस्तु पहले तो ऊपर जाएगी, किसी भी वेग से ऊपर जाएगी। और देखना, जैसे मान लो ये तुम्हारा पेन हो गया, ये पेन ऐसे ऊपर आपने फेंका, यहां तक जाएगी। यहां जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेगी, फिर वापस फिर नीचे आ जाएगी उसी स्पीड से। समझिए, मतलब यहां से गई, यहां से बढ़ी, फिर बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे डाउन होते होते यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल डाउन हो गई, यहाँ पे रुकी, यहाँ से फिर एकदम से नीचे आ गई। मतलब यहाँ से नॉर्मल स्पीड हुई, फिर नीचे आके फिर से तेज स्पीड से वो आ गई। मतलब अब ये ऊपर से नीचे क्यों आई, ये तो मैंने कल आपको बताया था। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर ऊपर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो पृथ्वी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वजह से कोई भी वस्तु जब तक उसमें फोर्स लगता है तब तक तो वो ऊपर जाती है। जैसे ही फोर्स कम हो जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि मेन पॉइंट यहाँ पे रुक जाती है। रुकने के बाद फिर वो उसी वेलोसिटी से नीचे आ जाती है। तो जैसे मान लो ऊपर गई, तो अब इसकी यहां से मान लो इसकी दूरी क्या हो गई? h हो गई। ठीक, कितने वेग से गई? मान लो ये u वेग से गई, और अंतिम वेग यहाँ पे v बराबर 0 होगा। आपको तो बताया था कि u क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए u क्या होता है। प्रारंभिक वेग होता है। v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग होता है।
उसके बाद एच क्या होता है, मतलब कोई वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हुई। जैसे मान लो मैंने कल क्या बताया था, यस क्या होता है, विस्थापन होता है ना, बताया था, मतलब यहाँ से कहाँ तक दूरी विस्थापित हुई। तो ये यस क्या हुआ, विस्थापन हुआ। यच क्या हुआ, यच क्या है, या तो इसको यस लिख सकते हो या यच लिख सकते हो। पहली बात तो अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके लिए क्या होता है, एच का इस्तेमाल करते हैं। तो यच क्या हुआ, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी एच हुई। इसे क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो अगर इन तीनों को मतलब समझ गए। उसके बाद एक होता है त्वरण, ए क्या होता है, त्वरण, ये तो आपको पता ही है। टी क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। तो कोई वस्तु, ये तो प्रारंभिक बिंदु हुआ, तो जहां पर प्रारंभिक बिंदु हुआ उससे कोई, उसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक वेग, मतलब प्रारंभिक वेग को किससे व्यक्त करते हैं, यू से। और जहां लास्ट में पहुंच जाएगी उसको क्या, कैसे व्यक्त करते हैं, वो क्या हुआ, अंतिम वेग। अंतिम वेग को कैसे व्यक्त करते हैं, वी से। ये लिखा हुआ है, ठीक। अब दूसरी चीज ये, जैसे कोई वस्तु ऊपर फेंकी गई, जब जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है। इस वजह से जैसे ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से उसमें जो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। मतलब जो त्वरण होगा ए बराबर होगा माइनस जी। इसको आपको याद रखना है सिर्फ। मतलब जैसे कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे मतलब लगा तो वो वस्तु ऊपर जितनी, मतलब जितना आपने उसको फोर्स दिया तो उस फोर्स ऊपर गई और पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेती है। इस वजह से ए बराबर जो होता है जी, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होता है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये होता है, कुछ दूर जैसे गई तो उसमें मंदन कार्य करता है, मंदन की वजह से वो जो फोर्स होता है वो माइनस में लिया जाता है। तो जैसे इसमें गति का अगर पहला समीकरण निकाला जाए, गति का पहला समीकरण, पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब मैंने a पे क्या रखने को बोला है, माइनस जी, तो क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये होगा गति का पहला समीकरण, समझ गए। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्यों लिया गया, क्योंकि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, इस वजह से उसको माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कोई वस्तु, जैसे कोई न्यूमेरिकल्स आएगा कि कोई वस्तु 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है और उसका अंतिम वेग 0 है और उसकी ऊंचाई मान लो दे दी गई 3 किलोमीटर। तो उसकी जो ऊंचाई दी गई और उसका बोल दिया जाए कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, तो उसकी जगह पे फिर क्या होगा, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कर लिया जाएगा। इस वजह से चिन्ह माइनस होता है। अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण क्या होगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये तो मैंने बताया है। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, ए पे मैंने क्या बोला है, ए की जगह पे क्या लिखना है, माइनस जी। क्या लिखा जाएगा, माइनस जी। तो यस बराबर आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये चिन्ह मतलब यहाँ पे माइनस जी लिखा जाएगा तो चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। अब इसी में गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह पे क्या लिखना होता है, ए की जगह पे लिखना है माइनस का जी। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2g s क्या होती है, विस्थापन, और इसमें s क्या है, h। तो यहाँ पे हो जाएगा h, यहाँ पे हो जाएगा h, समझ गए। मतलब ये गति का तीसरा समीकरण हो गया। अब ऐसे में पीपीटी फॉर्म में आपको बताते हैं, अगर आपको नोट करना हो। पहले बता दूं, कोई वस्तु
जैसे कोई वस्तु क्या होगी, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। बताया ना मैंने, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। इस वजह से जो जी का मान लिया जाता है हमेशा माइनस में लिया जाता है। मतलब ए बराबर जो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान लिया जाएगा वो माइनस पे लिया जाएगा। तो जैसे प्रथम समीकरण मैंने क्या बताया, v बराबर u माइनस जी टी। इसमें u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, जब ऊपर की ओर जाता है तो प्रारंभिक वेग u होता है। v क्या होता है, t समय बाद उसका जो अंतिम वेग होता है, मतलब कुछ समय जाने के बाद जो अंतिम वेग होगा वो होगा v। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, g। और गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है ये आपको बता दें। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। नॉर्मली इसको अगर किसी जब क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो वहां पर जी का मान हमेशा 10 लिया जाता है, क्योंकि ये 10 के बराबर होता है। ठीक। और टी क्या होता है, समय, मतलब कि कोई वस्तु कितने समय में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंची। द्वितीय समीकरण क्या होता है, द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें एस क्या होता है, यहाँ पे एस भी लिख सकते हो, यहाँ पे एच भी लिख सकते हो आप, या तो क्योंकि विस्थापन मैंने क्या बताया इसके पहले, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है ऐसे, तो इसको आप यहां से यहां तक अगर आप एस मानेंगे तो एस, ज्यादातर नॉर्मली एच मानते हैं तो आप इसको एच भी लिख सकते हैं। एस क्या होता है, ऊपर तय की गई ऊंचाई, मतलब नीचे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम बिंदु ऊपर वाला जो अंतिम बिंदु हुआ यहां से वहां तक जाने में जो ऊंचाई हुई उसको बोलते हैं एच, एस बोलते हैं। तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, मतलब v क्या हुआ अंतिम वेग, u क्या हुआ प्रारंभिक वेग, g क्या हुआ गुरुत्वीय त्वरण, s क्या हुआ विस्थापन। अब इसके चतुर्थ समीकरण भी होता है, चतुर्थ समीकरण होता है, इसको जरूर याद कर लेना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होता है, s बराबर u प्लस वी अपान 2 इंटू टी। ये तो फार्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, तो आप समझ गए होंगे। अब आपको बता दें कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो यहाँ पे तो वेग क्या रहेगा, u रहेगा। मान लो कोई वस्तु 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु, ठीक। तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो ये इसकी स्पीड हो गई। और जब अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर अंतिम वेग हमेशा 0 लिया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, शीर्ष बिंदु पर जो वेग होगा इसका 0 होगा। शीर्ष तक पहुंचने में, मतलब प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु तक पहुंचने में समय कितना लगता है, समय लगता है प्रारंभिक, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में, कोई वस्तु मान लो आप जमीन में खड़े हैं और छत में कोई वस्तु फेंकना चाहते हैं आप, तो कितने समय में वो वस्तु जमीन से ऊपर पहुंच जाएगी, उसके लिए फार्मूला ये होता है। मतलब ये निकालना है आपको किस वेग से आप वस्तु को फेंक रहे हैं और उसकी गुरुत्वीय वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, तो उसको बोलते हैं आप, उसको मतलब कि उससे आप समय निकाल सकते हैं। मतलब नीचे से छत में कोई वस्तु फेंकेंगे तो उसके लिए कितना समय लगेगा, उसके लिए फार्मूला होता है। अब अगर कोई वस्तु लास्ट, मतलब कि यहाँ शुरुआत से जमीन से ऊपर पहुंच गई, ऊपर पहुंचने में वो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी। आपने जैसे कोई बॉल ऊपर की ओर और ऐसे फेंका, जैसे मान लो ये मैंने पेन फेंका, इसमें मैंने जितना फोर्स लगाया, जितना बल लगाया, उसी बल से तो ऊपर उतनी दूर तक तो जाएगी। मतलब जितना मैं इसमें ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ज्यादा दूर जाएगी, अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो कम दूरी तक जाएगी। मतलब वो वस्तु कितनी दूर तक जाएगी उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एच बराबर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एच बराबर यू स्क्वायर अपान 2g फार्मूला होता है। अब ये निकला कैसे, ये भी मैं अभी बता रहा हूं। तो ये फार्मूला होता है, फिर मैं बता देता हूँ ये फार्मूला निकला कैसे। जैसे मान लो
एच बराबर, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक, जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पे, यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक फेंकी जाएगी तो वहां पर उसका कितनी दूरी तक यह वो वस्तु जाएगी, ये मैं बात कर रहा हूं। तो अब प्रारंभिक वेग कितना हो गया, मान लो कितनी दूरी तक जाएगी तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा ना। तो एच बराबर जो हो जाएगा तुम्हारा यू टी, सॉरी यू का मान हो गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2h आया, और ये आया तुम्हारा, सॉरी गड़बड़ हो गया इसमें, हाँ ये फार्मूला नहीं लगेगा, सॉरी गलती हो गई। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से मतलब नीचे से आपको ऊपर कितनी दूर तक वो वस्तु जाएगी वो आपको निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब यहाँ पे चिन्ह अब इस्तेमाल करेंगे, g लग गया तो चिन्ह का आएगा, इस्तेमाल करेंगे माइनस का। ठीक, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिखा मैंने। अब जब वस्तु प्रारंभिक वेग से फेंकी जाएगी ऊपर की ओर और अंतिम वेग क्या हुआ 0, तो अंतिम वेग क्या हो गया 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh। अब आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक, तो इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो गया यू स्क्वायर बराबर 2gh। h का मान निकालना है, मतलब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी गई, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। ये ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर होता है यू स्क्वायर अपान 2g। समझ गए, ये तो फार्मूला लिखा हुआ था यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से, फार्मूला, हाँ ये लिखा हुआ है, ये मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कितनी दूरी विस्थापित हुई उसके लिए ये फार्मूला होता है। अगला क्या होता है, मतलब ऊपर जाते समय किसी ऊंचाई पर उसका वेग कितना हो सकता है, मतलब किसी भी ऊंचाई पर जाने पर उसका वेग कितना हो सकता है, वेग निकालना है। तो वेग के लिए क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होगा फार्मूला। ठीक, अब अगर कोई वस्तु, जैसे मान लो तो मैंने बताया ये है पेज, जैसे कोई वस्तु ये यहां से आपने वस्तु को फेंका, ठीक, यहां से वस्तु ऊपर पहुंची, यहां तक पहुंच गई, ये मान लो h ऊंचाई हो गई। अब यहां से वापस आने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, वहां से यहां तक आने में जितना समय लगा, टोटल समय निकालना है आपको। मतलब कोई वस्तु आपने जमीन से छत में फेंकी तो ऊपर जाने में कितना समय लग रहा था, अभी आपने निकाला था t बराबर v अपान जी, और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे जो फार्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊपर जाने का टाइम हो गया मान लो t बराबर u अपान जी, ऊपर से नीचे आने में भी टाइम क्या हो गया t बराबर u अपान जी। मतलब जाने में भी वही समय लग रहा, आने में वही समय, मतलब जितनी देर में ऊपर जाएगी उतनी देर में ऊपर से नीचे आ जाएगी वो वस्तु। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे हम, तो जो जोड़ने पे क्या निकलेगा आके t बराबर 2u अपान जी। मान लो कोई, अब इसका मतलब ये हुआ तो कोई वस्तु अगर आप जमीन से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा करके वापिस आने में समय कितना लगता है, t बराबर 2u अपान जी। कितना समय लगता है, t बराबर 2u अपान जी। मतलब u क्या होता है, कितने स्पीड से आप उसको फेंक रहे हैं, g क्या होता है, उसका वहां पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना है, समझ, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, ये होगा, ऐसे निकलेगा ये। ठीक, इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं। कोई वस्तु जैसे ऊपर की ओर जाती है धीमी, मतलब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो पहले उसका वेग तेज होता है,
जैसे जैसे जाती जाएगी तो उसकी वस्तु की जो गति होती है वो धीमी होती चली जाएगी, मतलब उसका वेग जो है वो घटता चला जाएगा। अगला क्या होता है, ऊपर जाते समय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, तभी उसका मान जी का मान हमेशा माइनस के लिए जाता है, मैंने बताया ना अभी। उसके बाद शीर्ष बिंदु पर वेग क्या होता है, शून्य, ये मैंने ये बताया। देखो ये मैं दोबारा इसमें रिवीजन करवाऊं ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अगला क्या लिखा हुआ है, यह समय पर्याप्त हो वस्तु पुनः प्रारंभिक समतल पर वापस आए, मतलब समय अगर हो, समय हो और जो मतलब और ऊपर कोई रुकावट ना हो तो जिस वेग से जाएगी उसी वेग से वस्तु वापस आ जाएगी, मतलब जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा। समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये तो हो गया तुम्हारी जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। अब बात करते हैं कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, इसके लिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर से मतलब नीचे आ रही हो, ठीक, उसके लिए क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तब के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी छत हो गई, ठीक, अब ऊपर से कोई वस्तु नीचे ऐसे आ रही है, या फिर ये भी कह सकते हो कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई तो ऊपर पहुंचने के बाद जब नीचे आती है उस समय की बात हो रही है, ठीक, तो क्या होगा, यहां पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण फिर जब लिया जाएगा ए बराबर जो लिया जाएगा जी का मान हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अच्छा पॉजिटिव क्यों लिया जाएगा, इसके पहले जो माइनस में निगेटिव लिया गया था इसमें पॉजिटिव क्यों लिया गया, इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक, जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है और वस्तु भी नीचे की ओर ही आ रही है, तो इसका मतलब वस्तु में पॉजिटिव लगेगा, और अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है इस वजह से जी का मान माइनस में लिया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फिर प्रथम फार्मूला क्या होगा, v बराबर u प्लस AT फार्मूला होता है, एक जगह पे क्या लिखना है g, v बराबर u प्लस GT, ये होगा गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब इसमें जब वस्तु यहां से ऊपर से नीचे आई तो इसको भी आप एच लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, h बराबर ut प्लस का हाफ GT स्क्वायर, ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। अब बात करते हैं गति के तीसरे समीकरण पे। तीसरा समीकरण कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, एक यहाँ पे क्या लिखना है g, ये g आ गया, ठीक, s की यहाँ पे क्या लिखना है h, ये आ गया तुम्हारा गति का तीसरा समीकरण, नॉर्मल। समझ गए, मतलब कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे आएगी तो उसमें भी गति के 3 समीकरण लगेंगे, और गति के जो समीकरण लगते हैं किस पे लगते हैं, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलती है, तो ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे आएगी तो वो भी तो एक सीधी रेखा पे ही आएगी ना। समझ गए, अगर यहीं पे गेंद अगर सीढ़ी से लुढ़कते हुए आएगी तो वहां पे ये जो फार्मूला है वहां पे ये फार्मूला फिर नहीं लग पाएंगे, उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो वह नीचे की ओर आती है, और उसको क्यों आती है नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पृथ्वी में जो फोर्स होता है वो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर ये पृथ्वी की सतह ना हो तो वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी का जैसे पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे आपकी वही वस्तु जब आएगी तो ये सतह हो गई तुम्हारी, इस सतह पे आके रुक जाती है। अगर ये सतह ना हो तो पृथ्वी के केंद्र तक यहाँ पे गड्ढा कर दिया जाए तो यहाँ पे न रुके, पृथ्वी के केंद्र पर आके गेंद ऐसे वस्तु तुम्हारी ऐसे ऐसे मूव करने लगी, मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी,
लेकिन पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं जा पाएगी, पृथ्वी के केंद्र पर आकर के वहीं पे, जैसे आप गेंद को ऐसे जब छोड़ते हैं तो टिप्पा खाती है ना, तो वैसे ही वो वस्तु उछलने लगेगी आके। तो समझ गए। इसके लिए गति का जो प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है, t समय बाद उसका जो वेग मतलब ऊपर से छोड़ी गई, जैसे वस्तु यहां से छोड़ी गई, यहां पर हो गया u। अब अंतिम वेग यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा v, मतलब जो अंतिम वेग होगा उसको जीरो भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस वजह से t समय बाद कितने वेग पे थी वो वस्तु, उसको v से लिखा जाएगा। g क्या है, मैंने बता दिया, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जो मात्रा गुरुत्वीय त्वरण का होता है वही मात्रा गुरुत्वीय त्वरण का होता है। टी क्या है, समय हो गया। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन गुरुत्वाकर्षण है तो वहां पे एक ई यहाँ पे ए ना होकर वहां पे जी हो जाएगा, इस वजह से फार्मूला हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। चतुर्थ समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस एस बराबर वी प्लस यू अपान 2 इंटू टी, औसत वेग इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब कोई वस्तु, जैसे मान लो यही वस्तु थी, इसको यहाँ बना देते हैं, जैसे ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई और ये तुम्हारी वस्तु हो गई। ऐसे जब कोई वस्तु आती है, ठीक, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u हुआ, इसकी ऊंचाई h हुई, ठीक। अब यहाँ पर जो लास्ट प्रारंभिक वेग ये हुआ, तो प्रारंभिक ये वेग यहाँ पे क्या लिया जाएगा, हमेशा ऐसे जब कोई वस्तु ऐसे छोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो वेग होगा नीचे गिरते समय, मतलब गिरने के समय उस वस्तु का वेग कितना होगा, हमेशा जीरो लिया जाएगा, ठीक। टी समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, टी समय बाद उसका वेग कितना हो, जैसे मान लो ऊपर से कोई वस्तु छोड़ी गई, ऊपर से जैसे मान लो ऐसे मैंने छोड़ा, ठीक, और वो नीचे पृथ्वी है, तो बीच में आकर करो उसको, बीच में उसका वेग कितना होगा, तो बीच में उसका वेग होगा v बराबर जी टी। ये निकला कैसे, गति का प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी। अब u लिखा हुआ है, अब ऊपर प्रारंभिक वेग कितना हुआ, शून्य, तो यहाँ पे इसको जो शून्य, तो v बराबर आ जाएगा जी टी। इसी से निकला हुआ ये फार्मूला है आपका, समझ गए। इसमें t समय बाद की दूरी कितनी होगी, मान लो कोई वस्तु आपने ऐसे फेंक, ऊपर से मान लो नीचे आई, ठीक। अब अगर बोल दिया जाए कि एक सेकंड बाद वस्तु कितनी दूरी तक पहुंच जाएगी, अगर ये निकालना है आपको, तो फिर क्या होता है, s बराबर, एस बोल सकते हो या एच बोल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से वस्तु छोड़ी गई, अब बोल दिया यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 सेकंड पूरी यहाँ तक पहुँचती है, और हमने बोला कि आप 2 सेकंड बाद ये बताएं कि वो किस बिंदु पर होगी, उसको कितनी दूरी विस्थापित होगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे निकला, गति के दूसरे समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर होता है। अब प्रारंभिक वेग कितना है, जीरो, जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एस बराबर आ जाएगा, ये जीरो हो गया पूरा, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर ये लिखा हुआ है आपका, मतलब कितनी दूरी पर वस्तु विस्थापित हुई, समझ गए। अब कह दिया जाए कि ऊंचाई h से गिरने पर अंतिम वेग क्या होगा, मतलब कोई वस्तु, जैसे मान लो ये पृथ्वी हुई, यहाँ से उसकी ऊंचाई पर वस्तु अंतिम वेग, यहाँ पर बोल, यहाँ पर वेग कितना होगा, यहाँ पर वेग कितना होगा, यहाँ पर वेग कहीं पर भी वेग निकालना हो इसका, तो उसका वेग निकालने के लिए फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर 2gh। ये कैसे निकला, गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। u का मान तो जीरो हो गया, तो v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, समझ गए। ऐसे निकला, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ऐसे h ऊंचाई से गिरने पर समय, मतलब कि कोई वस्तु ऊपर से
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। अभी तो मैंने इसके पहले क्या बताया था, कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर तक जाने में कितना समय लगता है। अब मैं बता रहा हूं पृथ्वी अब मैं बता रहा हूं ऊपर से कोई वस्तु नीचे पहुंचने में कितना समय लगता है। तो उसके लिए समय लगता है t बराबर 2h/g अंडर रूट। समझ गए। अच्छा, ये कैसे निकला, ये गति के द्वितीय समीकरण से निकला है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी, निकाल के मैं दिखा दे रहा हूं। s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है फार्मूला। u का मान तो 0 हो गया, तो s बराबर, s बोल सकते हो या h बोल सकते हो इसको, क्योंकि विस्थापित है बोलिए ना, तो उसको आप h बोलिए। h बराबर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये आया हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको टाइम निकालना है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एच इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2h/g आ जाएगा। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें आप अंडर लगा सकते हैं, स्क्वायर हटा दोगे तो 2h/g हो जाएगा। समझ गए। तो ये होता है, ऐसे निकाला जाएगा आपको। ये हो गए तुम्हारे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। गर्मी बहुत है भाई। अगर पहली बात तो आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, अगर आपको मेरी ये पीपीटी है जैसा पसंद आ रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ना भी ले पाओ तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव। जैसे ही सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद इसकी पीपीटी और इसकी क्लास वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगली अगली पीपीटी पे। अगली पीपीटी क्या कर रही है, अब ऐसे अगर मान लो निकालना है जब कोई वस्तु विराम पर हो, मतलब जब कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु, जैसे मान लो ये पेन है और पेन मैंने ऐसे रख दिया तो इस पर क्या बल लगता है, इस पर वेग कितना होगा, इस पर प्रारंभिक वेग कितना होगा, अंतिम वेग कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी, त्वरण कितना होगा, समय कितना लगेगा, ये सब अगर निकालना हो जब कोई क्या बोलते हैं विराम पर हो, तो उसके लिए पहले परिभाषा इसकी बता दूं क्या होता है। जब कोई वस्तु ना चल रही हो, अर्थात उसकी स्थिति के साथ, समय के साथ नहीं बदल रही हो, मतलब उसका समय तो बढ़ रहा हो लेकिन वस्तु वहीं पर स्थित हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, वस्तु विराम पर है। मतलब इसके लिए गति का जो प्रथम समीकरण होगा v बराबर u प्लस एटी होगा, लेकिन इसमें मान क्या रखा जाए, क्योंकि वस्तु ना तो यहां से वहां तक जा रही है, ना तो इसका कोई वेग है, ना तो सिर्फ समय बढ़ रहा है, ना तो इस पर कोई त्वरण है। इस वजह से u का मान, a का मान, v का मान, सभी का मान इसमें 0 लिखा जाएगा हमेशा जब कोई वस्तु विराम पर हो। सिर्फ और सिर्फ इसका टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे मैं रख दिया तो टाइम तो आप लोग लिख सकते हैं, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ना तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, ना तो इसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, ना तो इसकी दूरी मतलब विस्थापन में परिवर्तन, मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसके लिए जितने भी गति के फार्मूले होंगे सभी के लिए टी का मान तो बढ़ेगा, लेकिन चाहे वी हो या यू हो या एस हो या एच हो, सभी के मान हमेशा 0 रहेंगे। ठीक। तो अब समझिए, ये तो समझ रहे हैं विराम क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है अर्थात वह वस्तु स्थिर रहती है, उसको बोलते हैं वस्तु विराम पर है। वेलोसिटी मतलब वेग क्या होता है, वेग मैंने कल आपको बताया था बहुत अच्छे से। वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से जहां मतलब वस्तु यहां से वहां तक जाती है कम से कम दूरी में, मतलब विस्थापन में जितना परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं विस्थापन वेग, मतलब विस्थापन बटे समय अंतराल, मतलब एकांक समय अंतराल में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसको उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मतलब त्वरण निकला कैसे, ये तो आपका गति का प्रथम समीकरण लिखा हुआ है। क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। अब इससे आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण क्या होता है, a बराबर क्या, एटी बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस जी टी। तो a का मान निकालना है तो v माइनस यू अपान टी, मतलब
प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के अंतर और उसमें जितना समय लगा उसके अनुपात को उसका त्वरण कहते हैं। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा में, मतलब प्रारंभिक बिंदु से, मतलब जो जैसे मान लो कल क्या बताया था मैंने, ये आपका घर हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, ठीक। यहां से ऐसे ये रास्ता जाती है, तो ये जो घूम के रास्ता जा रहे ये तुम्हारी दूरी हो गई। लेकिन घर से जो सीधी रेखा आती है, रास्ता होती है लेकिन वो सीधी रेखा होगी, उसी को विस्थापन, इसको विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। इसको बोलेंगे दूरी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गर्मी बहुत ज्यादा है, जल्दी से खत्म हो जाए कुछ लाभ। दूसरा समीकरण ये क्या है, दूसरा पीपीटी क्या है, मतलब इसमें हमने एक सारणी बनाई है। सारणी ऐसी सारणी बनाई है कि आप जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जब ऊपर जाकर जितनी स्थिर हो जाती है, उसके बाद जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, सभी के मैंने एक सारणी बना दी है ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। मतलब ये क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये हुआ प्रारंभिक बिंदु। जहाँ प्रारंभिक बिंदु इसको पृथ्वी बोल सकते, ये हुई पृथ्वी। जब वस्तु को ऐसे आपने फेंका, मान लो h ऊंचाई तक गई, प्रारंभिक वेग इसका u हुआ, अंतिम वेग v हुआ, उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, h विस्थापन हुआ। इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, a बराबर हमेशा माइनस का g लिया जाएगा, ठीक। ये लिखा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा a बराबर माइनस का जी होगा। माइनस का जी क्यों होगा? क्योंकि उस वस्तु पर पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, बल लग रहा है ऊपर की तरफ, वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इस वजह से उसको माइनस लिया जाता है। प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। अंतिम वेग क्या होगा, ऊपर जाते समय, मतलब जितना समय लगता है, मान लो 5 मिनट में वस्तु ऊपर लास्ट बिंदु तक पहुंच गई, मतलब जितनी दूरी लास्ट पर जितना वेग हुआ उसको उस बिंदु पर v का मान हमेशा 0 होता है। स्थिति क्या होगी, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। गति के जो समीकरण होंगे क्या होंगे, पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण क्या होगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बराबर होगा v स्क्वायर माइनस 2gh। चौथा समीकरण क्या होगा, s बराबर u प्लस v अपान 2 इंटू टी। इसकी विशेष स्थितियां भी कुछ होती हैं, जैसे जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाएगी तो लास्ट बिंदु पर वेग कितना होगा, 0 होगा। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक वह वस्तु जाएगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। शीर्ष बिंदु तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, मतलब कि पृथ्वी से ऊपर तक जाने में कितना समय लगेगा, वो समय निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, t बराबर u अपान 2g, ठीक। इस पर महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मान लो जितनी बार उसको बोला जाए तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है बातें, ठीक। तो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। हमेशा जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है हमेशा। ऊपर जाते समय वेग कम होता, मतलब कि अगर कोई वस्तु ऐसे तेज से फेंकी जाए तो यहाँ पे शुरुआत में तो वेग बहुत तेज होगा, लेकिन लास्ट में जाते 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 वेग घटता चला जाएगा। शीर्ष बिंदु पर वेग शून्य से ऊपर जाने के बाद वेग उसका शून्य हो जाएगा, ठीक। वस्तु रुकती नहीं, दिशा बदलकर नीचे, मतलब कि ऊपर जैसे ऊपर पहुंच जाती तो हल्का सा रुकती है, उसके बाद वो वहां से दिशा बदल के फिर से नीचे आ जाती है। इसी के लिए जब वस्तु ये हो गया तुम्हारा, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है। अब वस्तु बताते हैं जब कोई ऊपर से नीचे आती है, मतलब ऊपर से ये हो गया तुम्हारा आकाश ये पृथ्वी हुए, पृथ्वी पे जब आती है तो मान लो प्रारंभिक वेग u हुआ, अंतिम वेग v हुआ, ऊंचाई इसकी h हुई, ठीक। तो यहाँ पर g का मान क्या होगा, प्लस का होगा। क्यों होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है और पृथ्वी भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इस वजह से वहां पर g का मान प्लस का लिया जाएगा।
तो ए बराबर हो गया माइनस जी, यू क्या है प्रारंभिक वेग, नीचे जाते समय बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो गति के फार्मूला क्या हो गए, क्योंकि अब जी का मान प्लस लिया जाएगा तो जो गति के रियल समीकरण होते हैं वही हो जाएंगे यहाँ पे, v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपान टू जी एच, और जो चौथा समीकरण होता है एस बराबर u प्लस वी अपान टू इंटू टी। अब कोई वस्तु स्थिर है तो उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, जब कोई वस्तु स्थिर है कुछ ना तो उसकी चाल बढ़ रही है, ना तो उसका वेग बढ़ रहा है, ना तो उसमें विस्थापन हो रहा है, वस्तु जहाँ का है वहीं पे रखी हुई है, तो जहाँ का तापमान मतलब वैसे ही रखी हुई है, उसका त्वरण भी जीरो है, उसका वेग भी जीरो है, उसका अंतिम वेग भी जीरो है, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है उसका टाइम बढ़ रहा है। ऐसे कोई वस्तु रख दिया तो उसका सिर्फ ये कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये वस्तु पे टाइम बढ़ रहा है, मतलब टी का मान हमेशा बढ़ता है, कुछ भी हो सकता है और सारी चीजें हमेशा शून्य होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसमें अब कुछ चीजें और एक बार मैं रिवीजन करवा दूं सारी चीजें आपको, इसकी समरी बता दूं, इसकी रिवीजन वगैरह, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सारी चीजें। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या है कि कोशिश यही करिए कि चैनल को आप लोग बढ़ाइए ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए, और आप लोगों को वैसे भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फैन फैन भी नहीं चल रहा है, ना तो कोई एसी लगी हुई है। अब एसी वैसी तो हम लोग इतना अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि अभी नया चैनल है और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। चलिए कोई नहीं, आगे आप लोग को जैसा अच्छा लगे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। जब कोई फिर पूरे चैप्टर के एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जब कोई ये हुआ निचला हिस्सा प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रारंभिक वेग, ये हुआ अंतिम वेग, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी हुई h हुई, प्रारंभिक वेग मान लो u हुआ, अंतिम वेग v हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी विस्थापित हुआ उसको h से विस्थापित करेंगे, यहाँ से वहाँ तक जाने में समय कितना लगा उसके लिए t से उसको विस्थापित करेंगे। तो इसके लिए जो गति के ऊपर जाते समय गति के समीकरण क्या होंगे, v बराबर u माइनस जी टी, गति के दूसरा समीकरण क्या होगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होंगे। तीसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर वी प्लस यू अपान टू इंटू टी, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है बता दिया मैंने। अब इसके लिए आपको बता देते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसके लिए जी का मान हमेशा प्लस कर लिया जाता है। तो गति का पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, गति का चौथा समीकरण क्या होता है, h बराबर u प्लस वी अपान टू इंटू टी। ये हो गया फास्ट रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि एक ही क्लास में आपको सब कुछ तैयार हो जाए। अब इसका जो क्या बोलते हैं मेन कुछ परिभाषाएं भी होती है उसको बता दूं। शीर्ष बिंदु इसमें जो होता है वहाँ पे वी का मान हमेशा जीरो होता है, मतलब शीर्ष बिंदु क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर क्षण भर के लिए रुकती है, उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। क्षण भर के लिए रुकती है मतलब जैसे कोई वस्तु ऐसे आपने फेंकी तो ऊपर वाले बिंदु पर क्षण भर के लिए वो रुकी, और जहां पर वो रुकती है उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष से गिरना क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे कोई वस्तु फेंका आपने, ऊपर से जैसे वो नीचे गिरी, ऊपर से गिरी तो शीर्ष बिंदु से गिरना उसको बोलते हैं। मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य करता है उसे मुक्त पतन, मतलब जब जैसे मान लो ऊपर से ऐसे फेंकी ना जाए, वो मतलब कि आपने आप से गिर रही हो, उस पर सिर्फ मुक्त पतन उसे बोलते हैं उसमें, क्योंकि सिर्फ वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आ रही है, समझ गए। तो इसमें विशेष बिंदु क्या प्रारंभिक वेग जीरो होगा, इस पे क्या होगा, एस का मान जीरो होगा, जब कोई वस्तु विराम पर हो तो वी का मान जीरो होगा, एस का मान जीरो होगा, यू का मान जीरो होगा, ए का मान जीरो होगा, समझ गए। तो ये तो चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे कल मैं आपको इसके
न्यूमेरिकल एनसीईआरटी चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल्स अभी मैं नहीं करा पाया हूँ, आगे चल के इसको करवा दूंगा। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो चैप्टर 2 है इसके न्यूमेरिकल्स जितने हैं मैं कल इस पे एक एक करके आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको मेरी पीपीटी अच्छी लग रही हो तो यहाँ पर जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय राघव। जैसे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको देखने के बाद क्या कहते हैं उस पर ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइन होने के बाद आप इसको यहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैस गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, और क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो धन्यवाद दोस्तों।